गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। जो लास्ट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था वो था लिमिटिंग रिएजेंट, और आज अपन इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बात होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, और अगर किसी कंपाउंड के परसेंट कंपोजिशन दे रखे हो और उस परसेंट कंपोजिशन के बेसिस पे अपने को एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे या कैलकुलेट करवाए तो अपन कैसे निकालते हैं। तो आज वो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो बात सबसे पहले आती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, तो मैं बात कर रहा हूं अगर किसी कंपाउंड की C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 12, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 6। तो किसी मॉलिक्यूल के को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, जो टोटल नंबर ऑफ ईच कंपाउंड की बात कर रहा हूं, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को इंडिकेट कर रहे हैं। क्या कह रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या लिख रहा हूं इसको, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, total number of atoms, the representation of total number of atoms in each molecule, इसी को अपन क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो जैसे मैंने कहा कंपाउंड ग्लूकोज लिया और उस ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है, जो क्या शो कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को शो कर रहे हैं। उसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखिए, अगर मैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर रहा हूं इंपेरिकल फॉर्मूले की। तो अगर मैं ये कहूं कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के जो जितने भी एटम्स है, क्या कह रहा हूं, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के जितने भी एटम्स है, उन एटम्स का अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकाला जाए, जैसे ये कितना हो गया, देखो 6 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो C1H2O1। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, उसी को अपन क्या नाम दे देंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करूं तो ये है क्या, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ all atoms in a molecule called empirical formula। बात समझ में आई। तो अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल की बात करता हूं और उस मॉलिक्यूल के जितने भी एटम्स हैं, अगर उनका सिंपलेस्ट रेशियो निकल रहा है, तो जो सिंपलेस्ट रेशियो निकलने के बाद में जो फॉर्मूला बचता है वही अपने लिए क्या कहलाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला बनाएगा। अब देखिए आपको क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होता है, और उस परसेंटेज गिवन कंपोजिशन के बेसिस पर क्या निकालना होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना होता है। जैसे अपन बात करते हैं किसी क्वेश्चन की, अपन एक एग्जांपल लेते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। जैसे मैं बात कर रहा हूं ग्लूकोज की, लेता हूं अभी। देखिए मैंने कहा C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और इस ग्लूकोज का फॉर्मूला को अपन क्या नाम दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके सभी एटम्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं कह रहा हूं इस मॉलिक्यूल्स का जितने भी एटम्स हैं, उन सभी एटम्स का मैंने क्या ले लिया, सिंपलेस्ट रेशियो ले लिया। क्या आ गया, C1H2O1। इस फॉर्मूले को अपन क्या नाम दे रहे हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला नाम दे रहे हैं। अब देखिए जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक तो मैंने कहा कि अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होते हैं तो उसके बेसिस अपने को इंपेरिकल फॉर्मूला पूछता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आपको मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास दे दिया जाता है, उसका कई बार n फैक्टर दे दिया जाता है, और फिर अपने से पूछ लिया जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 72 कार्बन के। देखो कार्बन कितना होता है, एक कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, कितने हैं, 6। टोटल एटॉमिक मास कितना हो गया, 72।
इसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और टोटल कितने हैं 12, तो कितना हो गया एटॉमिक मास टोटल 12। ऐसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन एटम कितने हैं 6, एक ऑक्सीजन एटम कितना होता है 8 होता है, तो ये कितना हो गया 40, सॉरी एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, और टोटल कितने एटम है 6, तो टोटल कितना हो गया 96। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा क्या। तो अगर मैं कहूँ ग्लूकोज का एटॉमिक मास को जब जोड़ा मैंने, ग्लूकोज के जितने भी एटम्स थे उन सभी एटॉमिक मास को मैंने ऐड किया तो क्या निकल गया मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए कई बार होता है क्या है कि आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है, कैसे है समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा हूं, कई बार इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो जिसकी बात कर रहे हैं उस मॉलिक्यूलर मास अपने पास क्या होता है गिवन होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है। अब क्या कह रहा है कि ये पूछता है कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा अगर उसके लिए एन फैक्टर कितना हो, जो भी देखा दे रखा होगा गिवन होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि यहाँ एन फैक्टर अगर मैं ये कहूं 6 है, अगर यहाँ मैं कहूं कि जो कंपाउंड उसका एन फैक्टर कितना है 6 है, तो अगर उस एन फैक्टर को, अब देखो ये भी निकाल सकते हो आप, कैसे, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है उसका मास और जो कंपाउंड इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा उसके मास को अगर मैं इस मास को अगर उसके इंपेरिकल मास से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा एन फैक्टर। तो मैं इसको भी निकाल के बता रहा हूं अभी। तो ये अगर एन फैक्टर पूछ लिया जाए कि एन फैक्टर आया कैसे, तो ये बता रहा हूं, ये एन फैक्टर है क्या, जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इससे क्या निकल जाएगा अपने पास एन फैक्टर निकल जाएगा। तो यहां पर आपके पास गिवन नहीं हो तो भी अपन निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने एन फैक्टर कितना निकाल लिया 6, देखो कैसे, इसका मैंने निकाल लिया एटॉमिक मास कितना था, टोटल एटॉमिक मास ऑफ ग्लूकोज की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा टोटल कितना आ गया 180। अब इसका देख लीजिए कितना है, 12 कार्बन के रिस्पेक्ट में हो गया, 2 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हो गया, और 16 किसके रिस्पेक्ट में हो गया ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। टोटल कितना हो गया 18 और 10 28 और 2 30, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 30 हो गया। तो अगर मेरे को पता चल गया एन फैक्टर कितना आ गया, यहाँ पर एन फैक्टर कितना आ रहा है 6, तो ये 6 कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा। वापस समझा रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होता है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर मास दे दिया जाता है, और मॉलिक्यूलर मास देने के बाद में कोई इंपेरिकल फॉर्मूला देगा और इससे पूछेगा कि इसका एन फैक्टर क्या हुआ। तो अगर आपको एन फैक्टर पता चल जाए तो अपन कह सकते हैं कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ ग्लूकोज लिया मैंने, ग्लूकोज का उन्होंने क्या कर दिया एटॉमिक मास दे दिया, ठीक है, एटॉमिक मास सॉरी मॉलिक्यूलर मास दे दिया, दूसरा उनका इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया। क्या कह रहा हूँ, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का इन्होंने एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास दे दिया, दूसरा इंपेरिकल फॉर्मूला बता दिया, किसका इंपेरिकल फॉर्मूला है C1H2O1 है। अब ये पूछ रहे हैं कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो दो चीजें मिल गई अपने को, एक तो मॉलिक्यूलर मास मिल गया, एक मेरे को क्या मिल गया इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया। तो मैं अगर इस मॉलिक्यूलर मास में इस इंपेरिकल फॉर्मूले के मास को डिवाइड कर दूंगा, इसमें इससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा एन फैक्टर निकल जाएगा, और एन फैक्टर की बेसिस हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ फिर उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ से अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहें इसी से, तो अगर मैं इसको मल्टीपल कर दूं इंपेरिकल फॉर्मूले को, अगर मैं एन फैक्टर से मल्टीपल कर दूं इंपेरिकल फॉर्मूले को, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे देखो मैंने क्या कहा कि अगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मास दे रखा है कितना 180 होता है अपन जानते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूले का कितना निकालिए था अभी ऐड कर लो 30 आ जाएगा, एन फैक्टर कितना आ गया 6 आ गया। अब इस 6 को देखो इससे मल्टीपल करो, C1H2O1 है, इसको 6 से मल्टीपल कर लो, कितना हो गया R1 6, R2 कितना हो गया 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 6। तो अपने को पता चल गया कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल में क्या था C6H12 और 6 था। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको याद समझ में आ गया होगा, याद हो जाएगा ये। इसी तरह के न्यूमेरिकल अपने को सॉल्व करना है। देखिए
अपने पास क्या है, एक क्वेश्चन अपने पास, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, फाइंड आउट इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, आपको गिवन है 26.6% पोटेशियम, 35.4% क्रोमियम और 30.1% ऑक्सीजन दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको क्या पूछना है इसमें से कि उस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा जिसमें पोटेशियम के परसेंट दे रखे हैं, क्रोमियम के परसेंट दे रखे हैं और ऑक्सीजन के परसेंट दे रखे हैं। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको इन 3 पॉइंट्स का याद रखना है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो परसेंट गिवन है उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। पहले तो क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक मास पता होना चाहिए हर एक का। ठीक है, अब क्या होगा, जब अपने को एटॉमिक मास पता चल जाएगा तो अपन क्या निकालेंगे उससे, उसका मोल रेशियो निकाल लेंगे। मोल रेशियो कैसे निकलता है? मोल रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, मोल रेशियो इक्वल टू जो परसेंट गिवन है, परसेंट कंपोजिशन गिवन है, उस परसेंट कंपोजिशन को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको निकालना होगा सिंपल मोल रेशियो। अब सिंपल मोल रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल मोल रेशियो निकालने के लिए जो डाटा यहां पर आएगा, जो वैल्यू यहां पर आएगी, उस वैल्यू में जितने भी एटम्स हैं उनमें जब से जिसमें सबसे लोवेस्ट मोलर रेशियो आएगा उन सबको उससे डिवाइड कर देना है। रिपीट कर रहा हूं, जो सबसे कम वैल्यू वाला मोल रेशियो आएगा उस कम वाली वैल्यू वाले मोल रेशियो को जितने भी वैल्यूज आ रही है उन सबको डिवाइड कर दो। यानी मैं कह दूं मोलर रेशियो अपॉन लोवेस्ट मोलर रेशियो वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया? मोलर रेशियो इक्वल टू क्या पूछा मैंने, परसेंट कंपोजिशन जो गिवन होगा अपॉन एटॉमिक मास। फिर मैंने कहा सिंपलेस्ट मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ये कह रहा हूं कि जो मोलर रेशियो आया है उन सभी में जो सबसे लोवेस्ट वाली मोलर रेशियो वाली वैल्यू है उन सबको क्या कर दो, उससे डिवाइड कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो अपने पास आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट, होल नंबर रेशियो। अब क्या करो, जितने भी मॉलिक्यूल्स का सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आ गया उसको यहां रख लो। अगर वो फ्रैक्शन में है तो उसको 2 से मल्टीपल करके होल में कर दो, 3 से मल्टीपल करके होल में कर दो। तो होल वैल्यू में अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जो वैल्यू आएगा, जो अपने पास कंपोजिशन आ गया, इनके बेसिस पे होल नंबर रेशियो आ जाएगा, वही अपने पास क्या कहलाएगा, उस एटम का या सॉरी उस मॉलिक्यूल का इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। तो जैसे बात करें अपन इन्हीं तीनों के बेसिस पर, मैं इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूं, समझिएगा। देखिए मैंने यहां ले रहा हूं पोटेशियम, यहां ले रहा हूं क्रोमियम और यहां ले रहा हूं ऑक्सीजन। यहां मैं लिख रहा हूं परसेंट कंपोजिशन जो गिवन है, फिर मैं लिख रहा हूं मोलर रेशियो, फिर लिख रहा हूं सिंपलेस्ट मोलर रेशियो और फिर लिख रहा हूं होल नंबर रेशियो। ठीक है, अब देखो परसेंट कंपोजिशन दे रखा है इसका 26.6%, इसका दे रखा है 35.4% और इसका दे रखा है 30%, यही गिवन अपने पास 34 पॉइंट। ठीक है, यही गिवन है। अब देखिए मोलर रेशियो निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं पोटेशियम के एटॉमिक मास से इसको डिवाइड करूंगा। अब आपको बता दिया जाएगा कि पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है अपने पास, 39। दूसरा 39.1 होता है, 39 भी कर सकते हो। क्रोमियम का होता है अपने पास 52, क्रोमियम का एटॉमिक मास कितना, 52। और ऑक्सीजन का इतना होता है अपने पास 16। ये क्या है, इन एटम्स का एटॉमिक मास है अपने पास। अब देखिए मैं क्या करूं, इन सभी को उन्हीं के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देता हूं। ये कितना था अपने पास 39, ये कितना था 5.4 अपॉन 52, ये कितना था 30.1 अपॉन 60। जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, जैसे अपने पास आ रही है 0.68, 0.68 और
2.38 आ गया। ठीक है, अब देखो इनमें जो सब मोलर रेशियो निकल गया, एटॉमिक परसेंट कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक मास, उससे अपन ने क्या निकाल लिया, मोलर रेशियो। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, ये देख लो या ये देख लो, जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उस लोवेस्ट वैल्यू से आप क्या करो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाल लो। कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। 2.38 डिवाइड बाई 6.08। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो अपने पास कितना आ रहा है, 3.5 आ रहा है। ठीक है, वापिस समझा रहा हूं, मैंने क्या कहा, मोलर रेशियो निकाला। मोलर रेशियो निकालने का क्या बताया था, परसेंट कंपोजिशन अपॉन उस मॉलिक्यूल उस एटम का एटॉमिक मास। ठीक है, फिर मैंने कहा सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो मैंने कहा जो मोलर रेशियो वैल्यू है उसमें जो लोवेस्ट मोलर रेशियो की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दीजिए, तो अपने पास क्या जाएगा, सिंपल मोलर रेशियो आ जाएगा। अब देखो होल नंबर ऑफ रेशियो क्या है, ये फ्रैक्शन में, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले 2 से मल्टीपल करके देखूंगा। तो जब 2 से मल्टीपल करने का पर्पज क्या है, ताकि ये होल नंबर में आ जाए। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं कि उस मॉलिक्यूल के अंदर पोटेशियम कितने एटम है, 2, क्रोमियम कितने एटम है, 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 7। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं K2Cr2O7, तो इस मॉलिक्यूल का जिसका परसेंट कंपोजिशन एक गिवन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, K2Cr2O7। अब देखिए क्या इस मॉलिक्यूल के एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकल सकता है क्या, 2 से 2 डिवाइड हो सकता है क्या, 7 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं। तो मैं ये इस कंपाउंड के लिए कह सकता हूं कि ये K2Cr2O7 इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही है और उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है। क्या कह रहा हूं, अगर किसी मॉलिक्यूल के एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो नहीं निकलता है तो वो जो फॉर्मूला है जिसको अपन इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया है वो इंपेरिकल फॉर्मूला इसका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहलाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए वापस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और अपन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है उसके बारे में डिस्कस किया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने क्या कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने वाले टोटल एटम्स को अपन क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहे हैं। फिर मैंने कहा कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो जो निकलता है वो रेशियो क्या कहलाएगा, अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। फिर मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और इंपेरिकल फॉर्मूले में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो मैंने कहा कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के जो रिलेशन है वो क्या था कि जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको अगर मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूले से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, पहले तो एन फैक्टर निकल जाएगा। उस एन फैक्टर से मैं क्या कर सकता हूं, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिराइव कर सकता हूं। कैसे, जो एन फैक्टर अपने पास आता है उस एन फैक्टर को अगर मैं जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उससे अगर मल्टीपल कर दूं तो मेरे पास क्या निकल जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाता है। फिर मैंने ये कहा कि अगर आपको परसेंट कंपोजिशन गिवन हो, क्या कह रहा हूं, परसेंट कंपोजिशन गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। एटॉमिक मास जो अपने को पता होगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या निकालना है, मोल रेशियो निकालना है पहला। फिर दूसरा, अच्छा मोल रेशियो कैसे निकालोगे, जो परसेंट कंपोजिशन होगा उसको अगर उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया जाएगा तो अपने पास क्या निकल जाएगा, मोल रेशियो निकल जाएगा। फिर दूसरा, जो मोल रेशियो निकल गया, कैलकुलेट हो गया, उसमें जो लोवेस्ट वैल्यू होगी उस लोवेस्ट वैल्यू के बेसिस में क्या निकाल लूंगा, सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकाल लूंगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, जो मोलर रेशियो वाली वैल्यू है उसको क्या करूंगा, लोवेस्ट मोलर रेशियो से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या जाएगी, सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकल जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, उससे होल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लूंगा। अगर वो होल नंबर में है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर होल नंबर में नहीं है तो मैं क्या करूंगा, उस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीपल करूंगा। अगर 2 से मल्टीपल करने पर अगर होल नंबर आ जाता है तो वही अपने लिए इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर 2 से भी अगर मल्टीपल करने पर होल नंबर नहीं आता है तो फिर मैं 3 से मल्टीपल करके देखूंगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल
सकते हैं। बात समझ में आई? एक न्यूमेरिकल अपन और करते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन ये है, एक ऑक्साइड ऑफ आयरन है, इस ऑक्साइड ऑफ आयरन में 69.94% Fe का है और 30.06% ऑक्सीजन का है। और ये पूछ रहे हैं डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या पूछ रहा है ये? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले अपन बात करें, इधर आयरन लिख लेता हूं, इधर मैं लिख लेता हूं ऑक्सीजन। तो इसका परसेंट कंपोजिशन दे रखा है अपने पास 69.94% और इसका दे रखा है 30.06%। फिर मैंने कहा कि पहले मोलर रेशियो निकाल लीजिए। तो जो परसेंट कंपोजिशन गिवन है उसको क्या करो, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। अब आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? 55.8, ठीक है, 55.85 होता है इसका एक्चुअल में। अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दीजिए सब, जो भी परसेंट कंपोजिशन है उसको उसी के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करोगे तो अपने पास जो मोलर रेशियो आ गया 1.25 आ गया और इसका आ गया 16 दूना 32 यानी 1.88 आ गया अप्रोक्स। ठीक है, अब देखिए इसी से मैं क्या निकाल लूंगा, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाल लूंगा। तो जो लोवेस्ट वैल्यू है, जो लोवेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है? ये वाली है, उसको सभी से डिवाइड कर दो। ये आ गया 1.88 अपॉन 1.25। समझ में आ रही है बात? तो ये सोल्व करोगे तो अपने पास ये कितना आ जाएगा अप्रोक्स 1.5 आ जाएगा। अब इससे क्या निकाल लो, होल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। कितना हो गया? 1 इंटू 2 कर लो, कितना हो गया 2, और ये 1.5 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो मैं कह दूं कि जो आयरन है उससे कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन है उससे कितने एटम है? 3। तो मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, वो क्या हो गया? Fe2O3 हो गया। क्या इंपेरिकल फॉर्मूला? तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक्स मैंने बताए वो अच्छी तरह समझ में आया होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।